गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो देखिए जो हमने चैप्टर किया था, जो चैप्टर चल रहा था आपका एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, आज हम उसकी रिवीजन लेंगे अकॉर्डिंग टू योर बुक एम.एल. अग्रवाल। अभी मैंने जो तुम्हें कराया था वो कराया था मैंने तुलसीयान की बुक से। वो बुक भी बहुत अच्छी है और लगभग सारे टॉपिक्स जो है वो कवर हो रहे हैं। अब देखिए आपकी बुक में जो सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट की, दे आर 3 एलिमेंट्स, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंडिचर। ये करा चुकी हूँ, है ना। सबसे पहला एलिमेंट है मटेरियल। ये 2 टाइप्स का होता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में जैसे बताया था कि वो मटेरियल आता है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड है ना। जैसे कि आपकी बुक में भी दिया है, फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी, कपड़ा बनाने के लिए सूत। और इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, ये वो मटेरियल होता है जो डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली, है ना, उसके बिना भी प्रोडक्शन नहीं हो सकता, इनडायरेक्टली वो इन्वॉल्व होता है। जैसे जैसे फेविकोल, है ना, ग्लू हो गई, या जैसे कील है जिसके बिना काम नहीं चल सकता, है ना। तो ये हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल। ये लेबर लिखा हुआ है, ये मटेरियल कॉस्ट है। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा वही लेबर, है ना। लेबर भी 2 टाइप्स की होती है, ये भी एक्सपेंडिचर है, एलिमेंट है ऑफ कॉस्ट का। एक डायरेक्ट लेबर और एक इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट वो होती है जो जिसको डायरेक्टली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जिसको डायरेक्टली मेज़र किया जा सकता है विद द प्रोडक्ट, है ना। जैसे इन्होंने बताया कि आपने फर्नीचर बनाया, तो फर्नीचर में जो कारपेंटर है उसका जो रोल है वो क्या है, फर्नीचर बनाना, उसका डायरेक्ट रोल है। इसी तरह से अगर कपड़े बनाने में जो जुलाई लिखा हुआ है आपके में, जुलाई का श्रम, या वी कैन से कि कपड़ा बुनने में, है ना, जो वीवर है, जुलाई को वीवर बोलते हैं, वीवर की जो लेबर है। मोटर कार बनाने में उन सब पर्सन्स का श्रम जो उसको बना रहे हैं, तो ये क्या है हमारा डायरेक्ट लेबर। सेकंड आता है इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर वो लेबर है जो कि डायरेक्टली, जिसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते विद द प्रोडक्ट, बट वो हेल्पफुल है किस में, काम करने में, है ना, कि उसके बिना भी प्रोडक्शन नहीं हो सकता, लेकिन वो पहचाने नहीं जा सकते, उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है चौकीदार की जो सैलरी दी, या ऑफिस में जो पर्सन काम कर रहे हैं उनको जो सैलरी दी, है ना, जैसे चौकीदार, भंडारी, भंडारी मतलब स्टोर कीपर, फॉरमैन, सुपरवाइज़र, इनको जो सैलरी दी, ये प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है लेकिन ये काम में लगे हुए हैं, इसके बिना भी काम नहीं चलता प्रोडक्शन का भी। तो ये हमारी क्या है, इनडायरेक्ट लेबर। ऐसे एक आता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर भी 2 टाइप के हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वही जिनको आइडेंटिफाई किया जा सके, प्रोडक्ट के साथ पहचाना जा सके कि ये इस प्रोडक्ट के एक्सपेंडिचर हैं, है ना, वो डायरेक्ट होंगे। जैसे आपको एक एग्जांपल दिया है कि विशेष उपकार्य, मतलब कोई प्रोसेस आपने काम किया, उसके ऊपर आपने रेलवे किराया दिया, उसके ऊपर भाड़ा दिया, कैरेज, मतलब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड दिया, तो वो तो आप पहचान पा रहे हैं कि इस प्रोडक्ट का किराया है। कोई आपने टूल्स किराए पर लिए, कोई प्लांट किराए पर लिया कुछ प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो ये जो ये हैं, ये हमारा क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। और इस इनडायरेक्ट वही सेम होगा, सेम चीज़ें हैं तीनों में ही, कि ऐसे एक्सपेंडिचर जो प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, है ना, जो प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, इनडायरेक्टली हैं, और जिसको आप पहचान नहीं पाते, उस ऐसे एक्सपेंडिचर कहलाते हैं इनडायरेक्ट। जैसे उन्होंने बताया, जो फैक्ट्री एक्सपेंडिचर हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर हैं, सेलिंग एक्सपेंडिचर, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर, ये जो एक्सपेंडिचर हैं ये हमारे क्या हैं, इनडायरेक्ट, है ना। तो ये हमने उसमें पढ़ा था। अब देखिए ये डिफरेंस दिया हुआ है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि जो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होते हैं वो इजीली आइडेंटिफिएबल होते हैं, है ना, पहचाने जा सकते हैं, उत्पादन से उनका संबंध होता है। और जो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होते हैं वो प्राइम कॉस्ट का पार्ट होते हैं। ये भी आगे हम पढ़ेंगे कि एक होती है प्राइम कॉस्ट, एक होती है फैक्ट्री कॉस्ट, है ना। तो ये प्राइम कॉस्ट का पार्ट होते हैं, और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर हैं वो प्राइम कॉस्ट के बाद आते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है कि डिसीजन लेने में हम देखते हैं कि प्राइम कॉस्ट और वी से डायरेक्ट एक्सपेंडिचर को कंसिडर करते हैं, और वो कंसिडर करके ही हम ये देखते हैं कि प्रोडक्ट को कंटिन्यू करना है या बंद करना है। और अगर बात की जाए स्कोप की, तो जो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर हैं उसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंडिचर आते हैं, जबकि इनडायरेक्ट में सब कुछ आता है, फैक्ट्री ओवरहेड भी, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, है ना। तो इनमें जो है वो अलग अलग कंटेंट्स हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक ये भी कराया था मैंने, ओवर कोस्ट, ऑन कोस्ट, बर्डन, है ना, ये भी बोलते हैं। ओवरहेड क्या होते हैं, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर हैं, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो एक्सपेंडिचर हो, वो पार्ट है किसका, ओवरहेड का। देखो जैसे एग्जांपल भी दिया हुआ है, ओवरहेड इज इक्वल टू द इनडायरेक्ट मटेरियल
प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, है ना। और इसको हम अप्रत्यक्ष व्यय भी कह सकते हैं। अगर अप्रत्यक्ष व्यय निकालने हो तो कैसे निकालेंगे, ओवरहेड में से माइनस कर देंगे इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर। तो ये फॉर्मूले के थ्रू आपको बताया हुआ है। आगे देखो एक टॉपिक दिया हुआ है कि ओवरहेड और ऑन कॉस्ट एक जैसे लगते हैं, है ना, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, ओवरहेड तो जैसे ऊपर बताया कि जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर हैं उन सब का जो टोटल है, इनडायरेक्ट मटेरियल लेबर एंड एक्सपेंडिचर, उनका जो टोटल है वो कहलाता है ओवरहेड। लेकिन जो ऑन कॉस्ट है वो कई बार परसेंटेज की फॉर्म में दी होती है कि जो मटेरियल और लेबर का इतना परसेंट है वो फैक्ट्री ओवरहेड, तो उसको हम ऑन कॉस्ट बोल देते हैं, है ना। ये आपको एग्जांपल के थ्रू मैं बताऊंगी। जैसे सपोज आपका जो मटेरियल है वो है 10,000, लेबर है 15,000, तो इन दोनों का जो टोटल होगा वो होगा हमारा प्राइम कॉस्ट। 10 और 15 कितना हुआ, 25,000। अब अगर हम इसके बेस पर निकालें कि सपोज हमारी जो मटेरियल है वो 100 है, ठीक है, और जो लेबर है वो कितनी है, 50 है, तो 150 हो गई। और अगर फैक्ट्री ओवरहेड पहले आपके 500 है तो अब कितने होंगे, तो हम प्रपोर्शनेटली निकालेंगे, है ना, कि अगर हमारी प्राइम कॉस्ट है 25,000 और आपका जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो है 500, तो वो उसका कितने परसेंट है। तो ये जो परसेंटेज निकाली जाती है इसको हम क्या कहते हैं, ऑन कॉस्ट, है ना। तो ये डिफरेंस है इसमें। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा आ जाता है कॉस्ट के कॉन्सेप्ट्स एंड क्लासिफिकेशन। ये भी आई थिंक मैं स्टार्ट करा चुकी हूँ। अब देखिए कॉस्ट के जो कॉन्सेप्ट्स एंड क्लासिफिकेशन में डिफरेंट, इसको कई पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला क्लासिफिकेशन इसने दिया है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन नेचर ऑफ एक्सपेंस के अकॉर्डिंग, कि एक्सपेंस के अकॉर्डिंग इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये तो वही रिपीट हो गया। उसके बाद देखिए नेचर ऑफ एक्सपेंस के अकॉर्डिंग देयर आर 3 टाइप, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, जो अभी हमने डिस्कस किया, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंडिचर। तो वही मटेरियल दो तरह का है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में वही 3 टाइप्स हैं, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंडिचर, और इसी तरह से इनडायरेक्ट में भी 3 टाइप्स हैं, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है अकॉर्डिंग टू फंक्शन और एक्टिविटीज़, फंक्शंस के अकॉर्डिंग, ये भी डिस्कस कर चुकी हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ में देखेंगे। सबसे पहले देखो होती है प्रोडक्शन कॉस्ट। अभी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, जो कि हमारी प्रोडक्शन से या मटेरियल की सप्लाई से स्टार्ट होती है ना। इस प्रोडक्शन कॉस्ट में हमारा क्या क्या आता है, बिकॉज हम बात करें प्रोडक्शन कॉस्ट की, तो इसमें डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, इसके साथ साथ जो इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर हैं, है ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर ऑफ फैक्ट्री, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। तो ये हमारा बन जाता है प्रोडक्शन कॉस्ट। इसमें एग्जांपल दिए हुए हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट में फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंडिचर आते हैं। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एक होता है प्रोडक्शन ओवरहेड, वीडियो में मैंने बताया था, एक होता है प्रोडक्शन ओवरहेड और एक होती है प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन ओवरहेड में तो फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे आते हैं जिसको हम कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। और अगर हम बात करें प्रोडक्शन कॉस्ट की, तो प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या आता है, फैक्ट्री ओवरहेड प्लस प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट क्या है हमारी, मटेरियल प्लस लेबर। एक बार फिर से सुन लो, ये पूरा परफॉर्मा है। सबसे पहले आता है डायरेक्ट मटेरियल, फिर आता है डायरेक्ट लेबर, फिर डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। इन तीनों का जो टोटल होता है वो कहलाता है प्राइम कॉस्ट। ये हमारी कॉस्ट शीट का पार्ट है। फिर इस प्राइम कॉस्ट में हम फैक्ट्री ओवरहेड, जो फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे हैं, वो ऐड करते हैं। तो ऐड करने के बाद जो आती है उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। जैसे फैक्ट्री का रेंट है, जैसे फैक्ट्री में जो मशीन्स रखी हुई हैं उनका डेप्रिसिएशन है ना। इसी तरह से श्रम कल्याण व्यय, मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो इसमें ऐड होते हैं, तो ये बन जाता है प्रोडक्शन कॉस्ट। उसके बाद देखो सेकेंड टाइप दिया एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। अब एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट क्या है कि जब ऑफिस से रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर हैं, मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं, ऑफिस से, कि पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड या रिसर्च से रिलेटेड, इस तरह के जो एक्सपेंडिचर हैं वो इसमें ऐड कर दिए जाते हैं। तो इस तरह के जो एक्सपेंडिचर हैं वो कहलाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। और ये कैसे निकाली जाती है, जो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट आई, जो ऊपर आई प्रोडक्शन कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड कर कर जो आता है उसको हम क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। तो इसमें हमारी जो आइटम है, इसमें स्टाफ की सैलरी, ऑफिस स्टाफ की सैलरी, इसी तरह से जो ऑफिस के एक्सपेंडिचर हैं जैसे रेंट, ऑफिस की बिल्डिंग का रेंट, ऑफिस की बिल्डिंग की इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, है ना, इसी तरह से पोस्टेज, स्टेशनरी, टेलीफोन, ये सब किस में आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में। नेक्स्ट देखिए सेलिंग कॉस्ट, कि सेल्स से रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर हैं वो हमारे किस में आते हैं, सेलिंग कॉस्ट में।
सेल को बढ़ाने के लिए जो किए जाते हैं एक्सपेंडिचर, वो सेलिंग कॉस्ट में आते हैं। तो जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में सेलिंग ओवरहेड को ऐड करते हैं तो वो हमारी क्या बन जाती है, सेलिंग कॉस्ट। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या होगी कि प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जो प्रोडक्ट आपने बनाया उसको सेल आपने कर दिया, लेकिन कस्टमर के प्लेस तक पहुंचाने के लिए जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं वो कहलाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, जिसमें रेलवे किराया, सुपुर्दगी गाड़ियों के वे, मतलब जो डिलीवरी वैन है उनके चार्जेस, गोडाउन के चार्जेस, वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, है ना। उसके बाद देखो एक आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि कंपनी टाइम टू टाइम अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए कुछ खर्चे करती रहती है कि उनको कुछ नया ढूंढना है, न्यू इनोवेशन करनी है ना। तो इसके लिए जो अमाउंट स्पेंड किया जाता है उसको हम कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये था कुछ कि किस तरह से हम जो है वो एलोकेशन करते हैं। उसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर ऑफ कॉस्ट। अब बिहेवियर के अकॉर्डिंग जो एक्सपेंडिचर हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं, एक फिक्स्ड, एक वेरिएबल और एक सेमी वेरिएबल। देखो ये क्या होते हैं। सबसे पहला है फिक्स्ड कॉस्ट। अब नाम से पता चल रहा है फिक्स्ड, कि चाहे आप प्रोडक्शन बढ़ाएं चाहे कम करें, जो एक्सपेंडिचर फिक्स रहेंगे, जिस एक्सपेंडिचर में ना तो कुछ बढ़ेगा और ना ही कम होगा, प्रोडक्शन के बढ़ाने या कम होने से जो एक्सपेंडिचर बढ़ते नहीं हैं उनको हम कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे रेंट ऑफ द बिल्डिंग है ना, रेंट ऑफ द मशीनरी की कॉस्ट वो कैसी रहेगी, फिक्स रहेगी, या डेप्रिसिएशन ऑफ द मशीनरी है ना, सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ ये फिक्स रहेगा, ऑडिट चार्जेस। तो इस तरह की जो कॉस्ट है वो क्या कहलाती है, फिक्स्ड कॉस्ट। देखिए चार्ट दिया हुआ है आपकी बुक में कि आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो ऐसे बिल्कुल सीधी लाइन होती है, एक तरफ टोटल कॉस्ट है, एक तरफ प्रोडक्ट की क्वांटिटी है, और ये देखो फिक्स्ड कॉस्ट को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से शो किया हुआ है। इसका मतलब यही है कि आप प्रोडक्शन की क्वांटिटी को जितना मर्जी बढ़ा लें ये नहीं बढ़ेगी। नेक्स्ट आती है वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट नाम से पता चल रहा है जो प्रोडक्शन की क्वांटिटी को बढ़ाने से बढ़ती है और कम करने से कम होती है, उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। जैसे डायरेक्ट मटेरियल, अगर आप प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो मटेरियल ज़्यादा यूज़ होगा, कम करेंगे तो मटेरियल कम यूज़ होगा। इसी तरह से लेबर, जो डायरेक्ट लेबर यूज़ होती है, वो भी अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो आपको लेबर ज़्यादा चाहिए, कम करेंगे तो कम चाहिए। ऐसे ही पावर है ना, इस तरह के जो एक्सपेंडिचर हैं वो कहलाते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। देखो इसको डायग्राम से इन्होंने दिखाया है कि नीचे प्रोडक्शन की क्वांटिटी ले ली और ओ वाई एक्सिस पर क्या लिया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और जैसे जैसे हम प्रोडक्शन की क्वांटिटी को बढ़ाते गए वैसे वैसे हमारी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती गई। तो ये होती है वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ये वो कॉस्ट है जो जिसमें कुछ पार्ट तो फिक्स होता है और कुछ पार्ट वेरिएबल होता है, दोनों का मिक्सचर होता है ना। तो इस तरह के जो एक्सपेंडिचर हैं वो कहलाते हैं सेमी वेरिएबल। जैसे इन्होंने कहा कि रिपेयर का जो एक्सपेंडिचर है, या सुपरवाइजर्स को जो सैलरी दी जाती है वो कई बार डिपेंड करता है कि कितनी सेल हो रही है या कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है। तो जब कुछ पार्ट फिक्स होता है और कुछ पार्ट वेरिएबल होता है तो उसको हम कहते हैं सेमी वेरिएबल। देखिए डायग्राम में भी शो किया हुआ है कि नीचे आपको वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन दिया है, और यहाँ पर देखो कुछ पार्ट ऊपर से शुरू हुई है लाइन जो सेमी वेरिएबल की है। तो इट मीन्स यहाँ ओ से लेके इस लाइन तक जो कॉस्ट है वो तो फिक्स है, उसके बाद वेरिएबल है ना। दोनों में देखो, दूसरे डायग्राम में भी देखो कि यहाँ से यहाँ तक ओ से ये जो टी है टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ तक जो कॉस्ट है वो तो फिक्स है, उसके बाद ही वेरिएबल हो जाती है। तो इस तरह की जो कॉस्ट है वो सेमी वेरिएबल कहलाती है। देखो एग्जांपल भी दिया हुआ है कि टोटल यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन 800 हैं, ठीक है, और इसमें आपका जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है, 14,600। अब इसने कहा है कि डिटरमाइन द फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट एंड कंप्यूट द टोटल कॉस्ट ऑफ 1500 की निकालनी है। तो हम ऊपर के अकॉर्डिंग इन्होंने बना लिया कि लेट फिक्स्ड कॉस्ट एक्स, और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कितनी है वो इन्होंने दी हुई होगी। वेरिएबल कॉस्ट है आपकी 1.2 है ना, तो वो ले ली, और वेरिएबल कॉस्ट को y मान लिया इज इक्वल टू 19,400, क्योंकि टोटल कॉस्ट कितनी है 19,400। तो फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। और सेकंड के लिए भी यही x प्लस सेकंड के लिए इन्होंने बताया 800y, 800 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, तो 800y इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट कितनी है 14,600। तो ये इक्वेशन बन गई। उसके बाद सॉल्व किया तो y की वैल्यू आ गई 12, y मीन्स वेरिएबल कॉस्ट,
और y की वैल्यू आ गई तो आप x की भी निकाल सकते हो, है ना। यहाँ पे x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, इसमें से डिडक्ट किया तो ये आ गई 5000। तो इट मीन्स जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है वो कितनी है 5000, वेरिएबल कॉस्ट है ₹12 पर यूनिट। तो ये तो फिक्स ही रहेगी, लेकिन जो 12 है वो मतलब उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग बढ़ेगी भी और कम भी होगी। ठीक है, तो यहाँ तक करो। अगला भी आई थिंक हो चुका था, मार्जिनल कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट। चलो एक बार फिर से बता दूंगी।